नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 का एक अमेंडमेंट लाया था, जिसके तहत ये डिसाइड हुआ था कि 9 सितंबर 2005 के बाद औरतों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पूरा पूरा अधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी बेटी को उसके फादर की पैतृक संपत्ति में पूरा अधिकार मिलेगा, चाहे उसकी शादी हुई हो या ना हुई हो। साल 2005 में आए हुए इस अमेंडमेंट एक्ट में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया था कि लोगों को ऐसा लगने लगा था कि 9 सितंबर 2005 को जब ये एक्ट आया, उस समय इस पर अगर किसी स्त्री को, किसी बेटी को अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम करना है तो इस तारीख को उसके फादर का जिंदा होना जरूरी है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जिस दिन ये एक्ट आया था उस दिन फादर का जिंदा होना जरूरी है, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था और इस वजह से कुछ केसेस में ये कंफ्यूजन बरकरार रहा। मैं बात कर रहा हूं प्रकाश वर्सेस फुलवती वाला केस, जो कि 2016 में सुप्रीम कोर्ट में आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस चीज का हवाला देते हुए डिसीजन ऐसा सुनाया था कि जब ये एक्ट 9 सितंबर 2005 को आया, उस समय क्योंकि फादर की मृत्यु हो चुकी थी, इसीलिए बेटी कोई भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन इसके बाद 2018 में एक और केस आया जिसमें दरम्मा वर्सेस अमर, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही डिसीजन को रिवाइज कर लिया और ये कहा था कि फादर अलाइव हो या ना हो, जब से बेटी पैदा हुई है यानी बाय बर्थ, उसको पूरा का पूरा अधिकार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में मिलेगा। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि दो अलग अलग केसेस और दो अलग अलग फैसले और दोनों में अलग अलग बेस लिया गया। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन की वजह से कंफ्यूजन अभी भी बरकरार था कि आखिर कौन से डिसीजन को सही माना जाए लॉ के मुताबिक। फाइनली 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे कंफ्यूजन्स को क्लियर कर दिया और अभी के एक लैंड मार्किंग केस में, जिसमें विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के बीच के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल वर्डिक्ट सुनाया है और उसमें ऐतिहासिक फैसला लिया है। आज का द हिंदू एडिटोरियल सेशन हमारे इसी एक डिसीजन के ऊपर आधारित है और द हिंदू के एडिटोरियल सेशन में टॉपिक है राइट बाय बर्थ। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, राइट बाय बर्थ का ये जो टॉपिक है, ये आज हम द हिंदू एडिटोरियल सेशन में क्लियर करने वाले हैं। इसकी सारी बारीकियां जानने की कोशिश करेंगे, इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करेंगे और आसान शब्दों में मैं आपको इसके पूरे मामले की तह तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर मैं निखिल आप सबका स्वागत करता हूं और द हिंदू एडिटोरियल सेशन का आज है लेक्चर नंबर 5। आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज शुरू के 4 सेशन जरूर देखिएगा। बहुत ही शानदार टॉपिक्स पर मैंने उस पर अच्छे एनालिसिस लिए हैं, कोरोना पेंडेमिक के ऊपर, सेक्युलरिज्म के ऊपर। आई एम वेरी श्योर आपको वो पूरे के पूरे टॉपिक्स बहुत पसंद आएंगे। आपकी रीडिंग, वोकैबुलरी और आपके इंग्लिश सेक्शन को ध्यान में रखते हुए ये एक शानदार सीरीज हमने शुरू की है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का ये टॉपिक। दोस्तों, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना बहुत जरूरी है। इस संडे को हमारा सुपर फास्ट जीके टेस्ट नंबर 5 होने वाला है। जो स्टूडेंट हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन सबको मैं बता देता हूं कि हर संडे को ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स का एक लाइव टेस्ट होता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और टाइमर लगा हुआ होता है 25 सेकंड का। ये टेस्ट काफी फायदेमंद है। अभी तक हजारों स्टूडेंट्स ने अलग अलग टेस्ट दिए हैं और अपने मार्क्स हमारे साथ शेयर किए हैं। मैं चाहूंगा कि इस संडे को आप भी इसमें पार्टिसिपेट करें। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 60 मिनट्स का टाइम रहेगा आपके पास। हर क्वेश्चन के लिए 25 सेकेंड्स का टाइम अलॉटेड रहेगा टाइमर पे। ये टेस्ट संडे को यानी 16 अगस्त को होने वाला है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इस बार के टेस्ट में हमने टाइमिंग्स थोड़ा चेंज किया है। टाइमिंग हमने रखा है सुबह 11:30 बजे। तो जितने लोग अभी तक टेस्ट देते आए हैं पुराने टाइम के हिसाब से, 2 बजे के हिसाब से, प्लीज इस बार कंफ्यूज मत हो जाना। आज इस बार का टेस्ट आपका 11:30 बजे होने वाला है। दोस्तों, 9:30 बजे मेरा लाइव सेशन भी रहेगा संकल्प यूट्यूब चैनल पर।
और ये सेशन करीबन करीबन 11 सवा 11 बजे खत्म होगा। 15 मिनट का ब्रेक और उसके बाद 11:30 बजे सीधा आपका ये टेस्ट शुरू हो जाएगा ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पर। तो प्लीज ये टेस्ट को मिस मत करना। शाम तक आपको इसकी आंसर की इसके साथ पीडीएफ भी मिल जाएगी। इस बार के टेस्ट का सिलेबस भी देख लीजिए। 25 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का करंट अफेयर्स में पूछने वाला हूं। आई रिपीट, 25 जुलाई से लेकर 12 अगस्त तक का करंट अफेयर्स, इसके ऊपर टोटल 70 क्वेश्चंस आने वाले हैं और 30 क्वेश्चंस आपको स्टैटिक जीके के ऊपर भी पूछा जाने वाला है। तो है ना कमाल का टेस्ट। जितने एसएससी के स्टूडेंट्स हैं, रेलवेज के स्टूडेंट हैं, क्लर्क की एग्जाम टारगेट करने वाले स्टूडेंट हैं, उसके लिए तो ये शानदार मौका है। इस टेस्ट को बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिएगा। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपका वेट कर रहे हैं। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक का 1 घंटे का समय ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल के लिए आप बुक करके रख लीजिए और आपका टेस्ट उस समय होने वाला है। तो बराबर उस समय ये टेस्ट आपको देना है। अगर आप कोई प्रीवियस टेस्ट देना चाहते हैं, हमारे शुरू के 4 टेस्ट, तो ये मैंने आज के सेशन में इन सब की लिंक यहाँ दे दी है। यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मैंने प्लेलिस्ट भी बना के रखी है, तो आप चाहो तो वहां से भी ले सकते हो, लेकिन ये डायरेक्टली यहाँ पर लिंक दी हुई है। ये चारों टेस्ट आप जरूर सॉल्व करके देखें। ये जून, जुलाई और मई मंथ के करंट अफेयर्स के हैं। आपका एग्जाम कभी भी हो, आपको ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो ये एक श्योर शॉर्ट टेस्ट है फॉर योर सक्सेस। तो प्लीज प्लीज इसको मिस मत करना। आज ही ये सारे के सारे टेस्ट दे दो। ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल पे ये अवेलेबल है। ऑलराइट, तो ये था आज का डिक्लेरेशन, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अनाउंसमेंट आप सबके लिए। चलिए अब शुरू करते हैं आज का काम। दोस्तों, ये है आज का आर्टिकल जो कि मैंने आपको फ्रंट पेज पे ऑलरेडी बताया। राइट बाय बर्थ, यानी औरतों को उनके पिता की यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर पूरा पूरा अधिकार मिलेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी एक डिसीजन आ चुका है। अब आप बोलेंगे सर इसमें नया क्या है? नया ये है दोस्तों कि 1956 में जब ऐसा ही एक कानून आया था, जिसका अमेंडमेंट आया था 2005 में, एक्चुअली में ये वाला जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, ये इन दोनों ही कानूनों के कंफ्यूजन्स को खत्म करते हुए एक फाइनल फैसला सुनाता है। लेकिन आज के इस केस को शुरू करने से पहले, इस पूरे जांच पड़ताल को शुरू करने से पहले, आपको मैं एक टर्म के साथ जरा दोस्ती करवाना चाहता हूं, क्योंकि उसके बिना कुछ समझ में आने वाला है नहीं। और वो टर्म है कोपार्सनरी। कोपार्सनरी और कोपार्सनर्स, ये ऐसे लोग होते हैं जिनको आने वाली पीढ़ी के लोग माना जाता है और जिनको ये अधिकार पूरे प्राप्त होते हैं। तो बिफोर आई रियली स्टार्ट विद दिस कंप्लीट एनालिसिस पार्ट ऑफ द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू, मैं आपको कोपार्सनरी से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहता हूं। सो प्लीज हैव अ लुक ऑन दिस। कोपार्सनरी का बेसिक मतलब क्या होता है, ये एक बार हम समझ लेंगे तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल हजम करना बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। सो लेट मी रीड, और इसको प्लीज एक एक लाइन के साथ मेरे साथ फॉलो करिए। व्हाट इज कोपार्सनरी? देखिए, co-parsonry is a term often used in matters related to Hindu succession law. हिंदू सक्सेशन लॉ का मतलब हिंदू धर्म के अनुसार आने वाली पीढ़ियों के लिए जो कानून जवाहरलाल नेहरू के जमाने में 1956 में बनाया गया था, उससे संबंधित एक टर्म है कोपार्सनरी। एंड कोपार्सनर इज अ टर्म यूज्ड फॉर अ पर्सन assumes a legal right in his or her ancestral property by birth. कोपार्सनर वो व्यक्ति होता है जिसका किसी संपत्ति पे कानूनी हक होता है, जो कि पैतृक संपत्ति हो। एंसेस्ट्रल का मतलब होता है बाप दादा के जमाने से जो प्रॉपर्टी मिली हुई है, वो वाली प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं पैतृक संपत्ति। टू अंडरस्टैंड दिस टर्म वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको समझने के लिए हमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है पहले वो समझना पड़ेगा। राइट? According to the law, Hindu undivided family is a group of people who are lineal descendants of a common ancestor. कानून के मुताबिक हिंदू अनडिवाइडेड परिवार वो परिवार होता है जो कि किसी कॉमन एंसेस्टर यानी किसी कॉमन पूर्वजों के आने वाली पीढ़ियों को बोला जाता है। जैसे आपके घर में आपके दादाजी होंगे, दादाजी के बाद आए पिताजी, पिताजी के बाद है आपकी पीढ़ी, कल को आपकी शादी होगी, उसके बाद आपके बच्चे होंगे। तो दादाजी की वाइफ
यानी आपकी दादी जी, उसके बाद आपके फादर, फादर के साथ आपकी मॉम यानी फादर की वाइफ, और उसके बाद आपके भाई बहन। तो ये सारे के सारे क्या हुए, एक वंश में से निकले हुए लोग रहे, राइट। तो जिनका खून का रिश्ता है उनको हम कहेंगे कॉमन एंसेस्टर डिसेंडेंट्स। समझ में आया आपको? ये रियल डेफिनेशन है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, क्योंकि किसी दिन जीडी में या किसी दिन ऐसे राइटिंग कंपटीशन में इस तरह का सॉलिड टॉपिक आपको पूछा जा सकता है और आपकी सूझबूझ का पूरा पूरा अंदाजा लिया जा सकता है। तब अगर आप उल्टे पुल्टे आंसर लिखोगे, इंप्रेशन खराब हो जाएगा। दिस ग्रुप वुड इंक्लूड द एल्डेस्ट मेंबर एंड 3 जनरेशंस ऑफ द फैमिली। तो मान लेते हैं कि एल्डेस्ट मेंबर में आते हैं A1 यानी आपके दादाजी। तो दादाजी के बाद आएंगे जैसे जनरेशन 1 के, ओके, उनके सन, राइट। सन के बाद आएंगे जनरेशन 2 के ग्रैंडसन, इसको हम जीएस लिख देते हैं यहाँ, ग्रैंडसन। और फिर उसके बाद आएंगे जनरेशन 3 के ग्रेट ग्रैंडसन, राइट। तो ये इस तरीके से 3 पीढ़ियां पूरी इसमें बताने की कोशिश की गई है। एंड ऑल दिस मेंबर्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज को पार्सनर, और इन सारे लोगों को एक टर्म से समझाया जाता है को पार्सनर। कल को ये वर्ड अगर किसी इंग्लिश डिक्शनरी में या इंग्लिश के किसी एक वोकैब में पूछ लिया गया तो बाद में रोना मत बेटा, निखिल सर ने बताया नहीं। को पार्सनर का मतलब हुआ पीढ़ी दर पीढ़ी जिनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अधिकार होता है, चाहे स्त्री या पुरुष, उसको कहा जाता है कोपार्सनर। और इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है कोपार्सनरी। समझ में आ गया आपको? क्लियर है यहां तक? आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ, ऑल कोपार्सनर्स एक्वायर अ राइट ओवर द कोपार्सनरी प्रॉपर्टी बाय बर्थ। कानून के मुताबिक किसी भी पैतृक संपत्ति पर आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनका पूरा पूरा अधिकार होता है, और वो भी कब से? जन्म से, बाय बर्थ। while their share in the property keeps on changing with new additions in the family। हाँ, लेकिन ये तय है कि जितना हिस्सा होगा प्रतिशत में वो कम ज्यादा हो सकता है नंबर ऑफ फैमिलीज के, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से। अब मान लीजिए आपके घर में अगर मान लो सिर्फ एक भाई और एक बहन है तो 50-50% शेयर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए 4 हैं तो ऑब्वियसली 25-25-25-25 ऐसे तोड़ना पड़ेगा। अधिकार तो मिलेगा लेकिन परसेंटेज चेंज होता रहेगा नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से। अपार्ट फ्रॉम हिंदूज, पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन्स लाइक जैन, बुद्धिस्ट, सिख्स आर ऑल्सो गवर्न अंडर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इस कानून के मुताबिक ये केवल हिंदुओं पे नहीं, सिखों पे, जैन पे और बुद्धिस्ट पर भी लागू होता है। तो ये कानून बनाया गया है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए, लेकिन ये बाकी समुदाय पर भी इक्वली लागू होता है। It must be noted that co-parcenary applies on both ancestral as well as self-acquired property, right? अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ढंग से समझना। इस लाइन में ये बोला जा रहा है कि पैतृक संपत्ति 2 प्रकार की होती है। अब ये 2 प्रकार की संपत्ति कैसे होती है? जैसे मान लीजिए आपके फादर है ना, अब फादर की 2 प्रकार की प्रॉपर्टी है। एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। एंसेस्ट्रल का मतलब वो प्रॉपर्टी जो आपके फादर को उनके फादर से मिली है, और दूसरी एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड। इसका मतलब ये कि आपके फादर ने ये खुद कमाई है, खुद अपने बलबूते पर बनाई है। फादर ने खुद अपने पैसों से घर बनाया है, प्रॉपर्टी खड़ी की है, एसेट्स जमा की है, तो वो तो फादर की 2 तरह की प्रॉपर्टी है। ये जो को पार्टनर्स हैं ये इन दोनों ही सिस्टम्स पर लागू होता है इक्वली, राइट। लेकिन इसमें एक और छोटा सा एक पार्ट है जो कि आपको समझना जरूरी है। आगे देखिए। However, unlike ancestral property where all co-partners have equal right over the property, a person is free to manage his self-acquired property through a will। बहुत शानदार बात है। देखो, मान लेते हैं, एक उदाहरण से समझा देता हूं मैं। मान लेते हैं कि इस फादर का एक बेटा और एक बेटी है, एक सन और एक डॉटर, राइट। फादर ने ये तय किया है कि एंसेस्ट्रल और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी उनको अपने बच्चों को देनी है। बिल्कुल ठीक है भाई, दे सकते हैं वो। अब एंसेस्ट्रल वाली प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी हुई जो फादर को उनके फादर से मिली है, यानी पैतृक संपत्ति है वो। तो इस प्रॉपर्टी पर डॉटर, सन और डॉटर दोनों का इक्वल अधिकार होगा। लेकिन फादर ने जो प्रॉपर्टी अपने बलबूते पर कमाई है
उस प्रॉपर्टी के ऊपर जरूरी नहीं कि इन दोनों का इक्वल अधिकार हो। फादर ने ये डिसाइड किया है कि मेरा बेटा बहुत नालायक है और बेटी भी बहुत नालायक है, तो ये जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है ये पूरी की पूरी वो एक अनाथ आश्रम को दान देने वाले हैं। तो फादर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से किसी को भी दे सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं आपको? यस। चाहे तो उसका थोड़ा सा हिस्सा वो अपने यानी बेटे बेटियों को दे सकते हैं, लेकिन अगर फादर चाहे तो वो किसी को भी दे सकते हैं, रिश्तेदारों को दे सकते हैं, दोस्तों को दे सकते हैं, सरकार को दे सकते हैं, दान में दे सकते हैं, किसी मंदिर, किसी ट्रस्ट, किसी को भी दे सकते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? जो उन्होंने खुद कमाई है, लेकिन जो उनको पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है उसके तो इक्वल हिस्से होंगे ही होंगे। समझ में आ गया आपको? ये क्लियर है? तो भैया बिल्कुल इस बात को क्लियरली एकदम ढंग से समझ लेना, क्योंकि किसी जीडी इंटरव्यू में ये आपको बहुत काम आ सकता है। आगे देखते हैं। Before an amendment was made in the Hindu Succession Act 1956 in 2005, मैंने आपको बोला था ना हिंदू सक्सेशन एक्ट सबसे पहले कब आया था? 1956 में, और उसके बाद उसके ऊपर अमेंडमेंट कानून कब आया था? 2005 में। अब ये दोनों मैं समझा दूंगा आपको, आप सिर्फ आगे की लाइन समझिए। Women did not enjoy a right on the ancestral property post their marriages as they were not considered co-partners। अब ये 3 लाइन में आपको आज का पूरा आर्टिकल समाया हुआ मिलेगा। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ओके? एक एक करके समझा देता हूं, प्लीज देखिए। किसी फैमिली में, फिर से देखते हैं हम, ये फादर है और फादर के 2 बच्चे हैं, एक डॉटर और एक सन। ये मैं केवल एक एग्जाम्पल ले रहा हूं दोस्तों, तो आप ऐसे रिजिड मत हो जाना कि यार हर घर में तो 3-3 4-4 बच्चे होते हैं, फिर उसका क्या होगा? अरे भाई नियम यही है, और क्या, बच्चे कितने भी हो। फादर ने, अब 1956 का कानून ये कहता है, 1956 के पहले ये होता था कि फादर की सारी संपत्ति के ऊपर केवल बेटे का ही अधिकार होता था, बेटी को कुछ भी नहीं मिलता था। ये इतना रिजिड रूल था, राइट? लेकिन 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट के मुताबिक ये तय किया गया कि बेटी के पास भी फादर की संपत्ति का इक्वल मालिकाना हक होगा, तो बेटी भी संपत्ति में पूरी तरह से वारिसदार होगी। लेकिन इस बेटी की शादी अगर हो गई है तो शादी के बाद उसका पिता की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होगा। समझ में आ रही है क्या मेरी लाइन? ढंग से सुनो। बेटी को पिता की प्रॉपर्टी तब तक ही मिलेगी जब तक उसकी शादी नहीं हुई है। क्लियर है? शादी हो जाने के बाद वो अपने हस्बैंड के घर चली गई और उसके बाद वो उधर का हक रखती है, पिता की संपत्ति में उसका कोई हक नहीं है। ये कानून कौन सा था? 1956 का। समय आगे बढ़ा, 2005 में एक नया कानून लाया गया। ऑलमोस्ट 60 साल के बाद एक नया कानून लाया गया। इसके मुताबिक ये तय हुआ कि बेटी की शादी हो गई है तब भी बेटी को पापा की पूरी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर अधिकार मिलेगा, राइट? तो एक कोई अगर मेरा वीडियो सुन रहा होगा और उसकी कोई बहन होगी, तो मैं उस बंदे को ये समझाना चाहूंगा कि आपकी बहन को आपके फादर की प्रॉपर्टी पर अधिकार है, आज है। लेकिन अगर बहन की शादी हो गई, वो अपने ससुराल चली गई, बेटा तब भी आपकी बहन को आपके फादर की प्रॉपर्टी पे पूरा पूरा अधिकार है, आधा हिस्सा उनको शादी के बाद भी मिल सकता है। ये कानून आ गया 2005 में। समझ में आया? लेकिन अब इस कानून में एक कंफ्यूजन था। कंफ्यूजन क्या था? ये कानून 9 सितंबर 2005 को लाया गया। कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गया कि 9 सितंबर 2005 को जब ये कानून लाया गया, तो उस कानून के हिसाब से यदि किसी बेटी को अपने फादर की प्रॉपर्टी पर क्लेम करना है तो इस तारीख को पिताजी का जिंदा होना जरूरी है या नहीं है। ये था कंफ्यूजन। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में केस आया था, मैं नाम बता देता हूं, प्रकाश वर्सेस फूलवती, राइट? और प्रकाश वर्सेस फूलवती के इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये फैसला सुनाया था कि हमने 2005 का ये जो कानून बनाया है, इस कानून के मुताबिक
बेटी को संपत्ति पे अधिकार तो है, लेकिन 9 सितंबर 2005 को क्योंकि पिताजी जिंदा थे ही नहीं, इसीलिए फूलवती को कोई अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसा रिजल्ट आ गया। अब इस केस में ऐसा क्लियर हो गया कि पिता का जिंदा होना जरूरी है, राइट। अगर पिताजी की मृत्यु हो गई है 2001-2002 में, तो ये कानून कोई काम का नहीं है, राइट। लेकिन उसके बाद ये जो केस था ये 2016 का था, लेकिन उसके बाद एक और केस आया 2018 में। 2018 में जो केस आया वो था दरम्मा वर्सेस, ये मैं केसेस के नाम लिख रहा हूं, बहुत जरूरी है रेफरेंस लेने के लिए, दरम्मा वर्सेस अमर का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि फादर की मृत्यु हो गई हो चाहे वो जिंदा हो, जो भी हो, बेटी को उसके पिता की प्रॉपर्टी पर अधिकार बाय बर्थ रहेगा, बाय बर्थ। तो अब प्रॉब्लम ये हो गया, अरे भाई आप दो अलग अलग सालों में दो अलग अलग केसेस सुना रहे हो। यहाँ पर आपने बोला फादर अगर जिंदा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, और यहाँ पर आपने बोल दिया कि फादर जिंदा हो चाहे ना हो आपको तो पूरा अधिकार मिलेगा ही। तो इन दोनों कंफ्यूजन को खत्म करते हुए फाइनली 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला सुनाया है, वो फैसला उन्होंने सुनाया है एक केस में जिसका नाम है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, वीएस वर्सेस आरएस, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा वाला केस 2020। और उसका हवाला लेते हुए तीन जजेस की बेंच ने यह फैसला लिया है कि बाय बर्थ अब बेटी को पूरा का पूरा अधिकार मिलेगा, फादर जिंदा हो या ना हो इस बात की कोई शर्त लगाई नहीं जा सकती, राइट। तो बेटी को उसका अधिकार पूरा मिलेगा ही। अगर बेटी दावा करती है कि उसको उसके पिता की संपत्ति पे अधिकार चाहिए है तो वो उसको मिलेगा ही। यहाँ पर आपको एक और बात मैं बता देता हूं दोस्तों, अगर मान लीजिए बेटी की मृत्यु हो गई है तो बेटी के बाद उसके जो बेटे होंगे, उसका जो परिवार होगा, उन तक भी ये पूरा का पूरा पैसा और ये पूरी प्रॉपर्टी शिफ्ट होती है, ये भी कानून है। तो आखिरी की लाइन पढ़ लीजिए, हाउएवर द अमेंडमेंट the Hindu Succession Act, women have been accepted as co-partner, okay। तो वुमेन को एज अ को-पार्टनर इसमें एक्सेप्ट किया गया है, राइट। तो ये पूरा का पूरा पार्ट आपको समझ में आया या नहीं? अब आपको ये जो आर्टिकल है ये एकदम 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप ऐसा मत समझना कि काफी टाइम तो इसी में मैंने गवा दिया। अब ये आर्टिकल इतना छोटा है कि अब आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो लेट मी शो यू दैट आर्टिकल। हाँ दोस्तों, तो अब जैसा आप देख सकते हो ये पूरे को-पार्सनरी और को-पार्सनर वर्ड समझ जाने के बाद अब 2 मिनट का खेल है अब इसको समझना। अब देख लीजिए, द लेटेस्ट डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द राइट ऑफ हिंदू डॉटर्स टू एंसेस्ट्रल, एंसेस्ट्रल का मतलब पैतृक प्रॉपर्टी, करेक्ट एंड ऑब्वियस अनोमली, अनोमली का मतलब होता है जो चली आ रही गलती थी वो, okay, something which is incorrect in the interpretation of crucial 2005 amendment to the Hindu Succession Act 1956। कहने का मतलब ये है सुप्रीम कोर्ट का अभी तरोताजा जो फैसला आया है पैतृक संपत्ति के ऊपर बेटियों को लेकर, वो उस पुराने चले आ रहे कंफ्यूजन को पूरी तरह से खत्म करता है। कौन सा कंफ्यूजन? जो 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट का अमेंडमेंट था। The verdict settles the question whether the co-partnership rights of daughters comes into effect only if the father through whom they claim that right was alive on the day of the amendment came into force। देखो मैंने आपको बोला था ना कि पिता का जिंदा रहना जरूरी है, ऐसा कंफ्यूजन था। ये देखो ये 2 लाइन में क्लियरली लिखा हुआ है, if the father through whom they claim that the right was alive on the day the amendment came into force। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को क्लियर कर दिया है, इसको सेटल कर दिया है। क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने? द अपेक्स कोर्ट, अपेक्स कोर्ट का मतलब ये होता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स शब्द का मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊपर, has now categorically ruled that the daughter's right flows from their birth and not by any other factor such as existence of their fathers। ये एक लाइन सारा कंफ्यूजन क्लियर कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में ये कहा है कि किसी भी बेटी का अधिकार उसके पिता की संपत्ति पर उसके पैदा होने के साथ ही शुरू हो जाता है, और उसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि उसके पिता का जिंदा होना जरूरी है। In other words, it has rejected the common misinterpretation that only daughters of co-partners who were alive on that day could get an equal share in the property। तो दूसरी तरफ ये कंफ्यूजन भी साफ साफ खत्म हो जाता है कि पिता का जिंदा रहना जरूरी है यदि डॉटर को उनके पिता पर इक्वल शेयर चाहिए होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। The court has rightly recognized that the amendment conferred equal status as a co-partner on daughters in Hindu family governed by
मितक्षरा लॉ एंड दिस राइट अप्रूव्ड बाय बर्थ, राइट। कोर्ट ने यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज किया है, ये अमेंडमेंट लाया है कि इक्वल स्टेटस मिलना चाहिए बेटियों को। और जो मितक्षरा लॉ था, मितक्षरा लॉ में भी ऐसा ही था कि भाई शादी हो जाने के बाद उनको अपनी प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं होगा। तो इन सारी चीजों को उन्होंने खारिज करते हुए एक तरीके से हर चीज को क्लियरली कर दिया है कि बाय बर्थ पूरा का पूरा अधिकार आपको मिलेगा। ये बात आपको समझ में आ गई दोस्तों? हाँ, ये नॉर्दर्न साइड में चलता था ये मितक्षरा लॉ। द चेंज केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 9 सितंबर 2005। मैं ये डेट ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। बट विद अ प्रोविजन दैट पार्टीशंस और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन दैट हैज टेकन प्लेस प्रायर टू December 20, 2004, the date on which the amendment bill was introduced in the Rajya Sabha will remain valid and unaffected by the change। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि इस फैसले में एक चीज को ढंग से समझाया गया है कि टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन दैट हैड टेकन प्लेस प्रायर टू December 20, 2004, क्योंकि उस दिन ये पूरा का पूरा केस राज्यसभा में गया था, तो उस हिसाब से जो उस दिन 20 दिसंबर 2004 को जो राज्यसभा में जो निर्णय लिया गया था, वो निर्णय अनअफेक्टेड रहेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, राइट। यानी उसमें किसी भी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है। दिस लेड टू द इंटरप्रिटेशन दैट द डॉटर्स को पर्सनली राइट बीइंग प्रोस्पेक्टिव वुड नॉट केम इनटू इफेक्ट unless both the co-partners father and his daughter were alive on September 9, 2005। ऐसा माना जाता था कि 2005 का ये जो कानून है ये किसी काम का नहीं है यदि बेटी या पिता दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो चुकी है 9 सितंबर 2005 के दिन या उसके पहले, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नियम ही पूरा हटा दिया है। दिस पोजीशन वाज क्रिस्टलाइज्ड इन द 2015 जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन प्रकाश एंड अदर्स वर्सेस फूलवती। याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये प्रकाश और फूलवती का केस आपको बताने की कोशिश की थी, और उस समय 2015 लिखा है लेकिन ये जजमेंट 2015-16 का है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि क्योंकि मतलब यानी पिता की मृत्यु हो चुकी है इसीलिए कोई अधिकार मिलता ही नहीं है। तो इसी को खारिज करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही जजमेंट को ओवर रूल किया है। देखो आगे की लाइन में लिखा हुआ है, दिस जजमेंट नाउ स्टैंड्स ओवर रूल्ड। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को चेंज कर दिया है। समझ में आया आपको? आगे देखो, बहुत छोटा सा पार्ट रह गया है। द कोर्ट्स रीजनिंग इज अनएक्सेप्शनेबल। First, it locates the origin of the co-partnership right on one's birth. Second, it finds that there is no necessity of the predecessor co-partner to be alive for one to acquire that status. Right? Supreme Court ने पहली बात तो ये कहा है कि origin of birth यानी पैदा कहाँ हुई है, यदि वो उस घर में पैदा हुई है बेटी तो उसका अधिकार तो बनता ही है, राइट। और दूसरी बात ये, जिंदा रहने की कोई शर्त उसमें है ही नहीं। आपको एक और बात बताऊं, यदि मान लीजिए फादर की नहीं बेटी की ही मृत्यु हो गई है, तब भी बेटी के आने वाले जो पीढ़ी है, जैसे मान लो बेटी की मृत्यु हो गई लेकिन उसके बच्चे जिंदा हैं, हाँ, तो उनको भी वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी भाई, बिल्कुल होगी। ऐसा है इसका मतलब। As what is relevant is birth within the degrees of succession to which it extends. In that sense, the legislation, even though it comes into effect on a prescribed date, is retroactive in its application and it is linked to birth and antecedent event, right? कहने का मतलब ये हुआ कि कानून के मुताबिक ये प्रिस्क्राइब्ड डेट के हिसाब से ही पूरा का पूरा लागू हो जाएगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी का जिंदा रहना इसमें जरूरी है। इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स दैट द लेजिस्लेशन मेक्स इट क्लियर दैट द डॉटर्स राइट आर द सेम एज दैट ऑफ सन। हाँ, ये एक बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि बेटी को भी उतना ही अधिकार रहेगा संपत्ति में जितना बेटे को रहेगा। एंड इफ शी हैड बीन अ सन एट द टाइम ऑफ द बर्थ, उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि किसी बेटे को ट्रीट किया जाता है पैदा होते समय, राइट। तो एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के थ्रू क्या मैसेज देने की कोशिश की है? सुप्रीम कोर्ट ने ये मैसेज देने की कोशिश की है कि भैया बेटा हो चाहे बेटी हो, डिस्क्रिमिनेशन के हम खिलाफ हैं और हम किसी भी तरीके से भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओवरऑल मतलब ही ये हुआ सुप्रीम कोर्ट का, और क्या है, डिस्क्रिमिनेशन वो कहीं से भी नहीं चाहेंगे, राइट। अब आगे देखिए, द को पार्सनरी स्टेटस गिवन टू द डॉटर्स हैज बीन सब्जेक्ट ऑफ रिफॉर्म इन मेनी स्टेट्स पर्टिकुलरली इन साउथ इंडिया। अब ये जो पैतृक संपत्ति पे अधिकार दिया गया है औरतों को, ये अलग अलग स्टेट में इसके ऊपर थोड़े अलग अलग डिसीजन रहे। यूपीए सरकार के दौरान
ये पूरे के पूरे देश में एक जैसा कानून इसमें लाया गया। नहीं तो क्या होता था पता है, केरला में अलग नियम चलते थे, कर्नाटक में अलग नियम चलते थे, महाराष्ट्र में अलग नियम चलते थे, तो उन सबको एक जैसा स्ट्रीमलाइन कर दिया गया। केरला had introduced legislation in 1975, आंध्र प्रदेश 1986, तमिलनाडु 1989, महाराष्ट्र ने 1994। मैंने बोला ना, सबके अलग अलग नियम थे, फिर उन सबको एक कर दिया गया। The legislative aims that was that a flagrant discrimination between sons and daughter is entitlement to an equal share in co-parcenary property, that is property inherited from one's father, grandfather or great grandfather, should be done away with। कहने का मतलब ये है कि कानून का सबसे परम उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि बेटी और बेटा और बेटियों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर जो अधिकार है, वो चाहे पिता का हो, चाहे ग्रैंडफादर का हो, या फिर आपके ग्रेट ग्रैंडफादर का हो, पर दादाजी का ही क्यों ना हो, दादाजी और मतलब पिताजी, दादाजी और परदादाजी, तो इन सबके बीच में जो भी प्रॉपर्टी का डिवीजन होगा वो इक्वल होगा और उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। It is indeed welcome that the apex court has sought to give full effect to this intent by setting at rest doubts arising from varying interpretations। लास्ट वाली लाइन बहुत बहुत मजेदार है। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का वेलकम दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज सॉट टू गिव फुल इफेक्ट टू दिस इंटेंट। इंटेंट का मतलब होता है आपकी नीयत। बाय सेटिंग एट रेस्ट डाउट्स अराइजिंग फ्रॉम वेरिंग इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के साथ साथ लोगों के मन में चले आ रहे कंफ्यूजन्स, डाउट्स और अलग अलग तरह की मनगढ़ंत बातों को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने सबके डाउट्स को रेस्ट कर दिया है अपने इस फैसले से। तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो अंतिम और सर्वमान्य होगा, वैसे का वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों ये था पूरा का पूरा आज का आर्टिकल, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती है। ऐसी न जाने हजारों लाखों फैमिलियां हैं जहां पर आज भी पैतृक संपत्ति को लेकर सबसे ज्यादा झगड़े हैं। बात को प्लीज समझने की कोशिश करिए दोस्तों। वीडियो पॉज करने से पहले या बंद करने से पहले इस चीज को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश में आज सबसे ज्यादा कोर्ट केसेस होते हैं संपत्ति के ऊपर। क्या आप जानते हैं भारत में सबसे ज्यादा कोर्ट केसेस किसके ऊपर होते हैं? संपत्ति के ऊपर। और अगर आप केसेस को ढंग से समझने की कोशिश करेंगे तो आपसी रिश्तेदारों के ऊपर किए हुए केसेस की संख्या भारत में सबसे ज्यादा है। कहीं ना कहीं भेदभाव आज भी भारत में बरकरार है बेटे और बेटियों के बीच में। बेटी अगर मान लो पिता की संपत्ति पे कोई भी अधिकार नहीं जताना चाहती तो उसे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के साथ ऐसा करने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन अगर बेटी को पिता की संपत्ति पे किसी भी प्रकार का हक चाहिए है तो दुनिया का कोई भी भाई, कोई भी पिता या कोई भी दूसरे रिश्तेदार उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकते। एक बेटी के लिए ये अपने आप में संवैधानिक अधिकार और एक बहुत बड़ा कानून है। अगर ये वीडियो कोई फीमेल स्टूडेंट सुन रही है तो आज इस कानून के साथ आपके विचार क्या है? क्या आपको इस तरह की चीजों के बारे में पहले से पता था? और अगर नहीं पता था तो इस लेक्चर के बाद आपको इन बातों को समझने में कितनी आसानी हुई, मैं चाहूंगा कि आप अपने कमेंट सेक्शन में आज मुझे जरूर बताएं। और आप इस कानून को कितना वेलकम करते हैं? एक बेटा होने के नाते, किसी बहन का भाई होने के नाते आप इस कानून को कितना वेलकम करते हैं? इन चीजों के बारे में भी आप YouTube के कमेंट सेक्शन में आज अपने अनुभव, अपने विचार मुझसे जरूर जरूर साझा करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों जाने से पहले आप सबको याद दिला दूं कि ज्ञानबाजी यूट्यूब चैनल के साथ साथ ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल और ज्ञानबाजी इंस्टाग्राम चैनल भी मैं चलाता हूं। वैसे मेरा फेसबुक पेज भी है और बहुत जल्दी इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए बहुत ही नई नई सुविधाएं मैं लेकर आ रहा हूं। बहरहाल अगर आप जनरल अवेयरनेस का शानदार मटेरियल डाउनलोड करना चाहते हैं, माफ करना, और अगर आप चाहते हैं कि तैयारी में कोई कमी ना रहे तो ये है हमारी टेलीग्राम चैनल की लिंक। आज ही इस पर जाइए। वोकैबुलरी से लेकर तो डेली पीडीएफ से लेकर तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन तक सब कुछ मैंने इसमें अपलोड करके रखा है। आपके काम की बहुत सारी चीजें हैं। टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।